नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलिस्टो क्लासेस में। आज एक टॉपिक है जो बेसिकली जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसको भूकंप हम बोलते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से, क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं इसको तूफान बोलते हैं, कहीं भूकंप बोलते हैं, और अगर यही समंदर पे आता है तो इसको सुनामी बोलते हैं। तो वो जो भूकंप है, वो भूकंप कैसे जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, वो वेव जो होती है, जो तरंगे होती हैं, वो कितने प्रकार की तरंगे होती हैं, उन सबको आज जानने की हम कोशिश करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी वनडे एग्ज़ाम से हो या किसी स्टेट PCS वगैरह में हो, कि जो एक साधारण से क्वेश्चन है, कम से कम हमारे हाथ से वो ना जाए कि हम उनको किस तरह टैकल कर दें। तो इसकी यदि मैं शुरुआत करूं, तो इसकी शुरुआत यदि हम करें तो जैसे भूकंप है, इसके जो परिणाम होते हैं, जो इसके क्या ये प्रभाव व्यक्ति पर डाल सकता है, क्या ये जान माल पर नुकसान डाल सकता है, उससे आप सब लोग परिचित होंगे। अब यदि इसको भूकंप को मैं परिभाषित करूं तो कि भूकंप ये आखिर है क्या। भूकंप वास्तव में जो पृथ्वी है, पृथ्वी के निचले भाग में कहीं पर उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों के कारण जो पृथ्वी पर जो कंपन होता है, उसी को हम भूकंप बोलते हैं। अभी वो कंपन क्यों होता है, वो तरंगे कैसे निकलती हैं, वो कितने प्रकार की तरंग होती है, वो सब आगे देखेंगे। अब जैसे ये भूकंप है, अब देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के तल को, या पृथ्वी की जो एरिया है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे जो ऊपरी पार्ट है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, या हिंदी में बोलते हैं उसको भूपर्पटी। जो उसका निचला भाग है उसको बोलते हैं हम मेंटल, और जो सबसे निचला भाग है उसको हम बोलते हैं कोर। अब ये जो पृथ्वी के भाग में, जैसे यदि मैं इसको देखूं, ये जो ऊपरी भाग है इसको 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर का एरिया है। ये 33 किलोमीटर का 35 किलोमीटर तक का एरिया होता है। इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट बना होता है सियाल का। सियाल मतलब क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु, इसका जो बना होता है, इसलिए इसको आसान भाषा में या शॉर्ट भाषा में इसको सियाल बोलते थे, कि जो ऊपरी पार्ट है वो सियाल का बना हुआ है। जो इससे नीचे का एरिया होता है, जो 2900 किलोमीटर तक का एरिया होता है, उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल बेसिकली सबसे ज़्यादा भाग होता है इसका। 84% पृथ्वी का जो भाग है वो मेंटल में है। 15% भाग इसका कोर में है। कोर इसका बना होता है नीफे से। नीफे मतलब निकिल और आयरन। जो केंद्र है वो नीफे का बना है, जो मेंटल है वो सीमा का बना है, जो ऊपरी क्रस्ट है वो बना है सियाल का। अब ये जो सियाल का जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट का टोटल भाग, और जो मेंटल है, जो मेंटल का ऊपरी भाग है लगभग 400 किलोमीटर का, उसको हम एक और शब्द से जानते हैं। एक टर्म है, उसके नाम से उसको जानते हैं। वो टर्म है लिथोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दुर्बल मंडल। अब ये जो लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर में ही कहीं ना कहीं प्लेटों की जो भूमि पर जो कंपन होता है, वहाँ से रेखाएं चलती हैं, वहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब ये चलती कैसे हैं, जैसे देखते हैं, ये जिस स्थान से ये रेखाएं जो है चलेंगी, यहाँ ये उत्पन्न होने वाले जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं फोकस या उद्गम केंद्र। अब ये उद्गम हुई, अब उद्गम से ये अपने चारों तरफ की दिशाओं चलती है, नीचे भी चलती है, ऊपर भी चलती है, साइड में भी चलती है। अब ये जैसे ऊपर चलती है, अब ये मेंटल से निकली, मेंटल से निकलकर जब क्रस्ट के वाले भाग पर ये आती है, और क्रस्ट को पार करके जो पृथ्वी है उसमें ऊपर निकलती है, जिस स्थान पर ये निकलती है उस स्थान को हम बोलते हैं एपिसेंटर, यानी कि अधिकेंद्र। जहाँ से ये उत्पन्न हुई उसको क्या बोला, फोकस। जहाँ ये पहली बार पृथ्वी के तल से टकराती है और बाहर निकलती है और जान माल की हानि पहुँचाती है, बिल्डिंगें गिराती है, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब ये तरंगे जो है होती कौन कौन सी, क्योंकि ये तरंगे बेसिकली 5 प्रकार की होती है। जो ब्रॉड वे में इसको 3 प्रकार की होती है, लेकिन 2 इसकी सब वे होती है, तो इसको इस तरह से टोटल मिलकर ये 5 हो जाती है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो पढ़ने योग्य है, या जो हम जिन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो 3 तरह की तरंगे। वो कौन कौन सी तरंगे निकलती है, 2 तरंगे होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे जो होती है उनको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव क्यों बोलते हैं? बॉडी वेव इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग को बोलते हैं क्योंकि ये तरंगे पृथ्वी की जो बॉडी है, जो अंदर की जो बॉडी है, उसी में
रहकर उसी में ये समाप्त हो जाती हैं। और जो तीसरी तरंग है जिसको लव तरंग बोलते हैं, लव तरंग का नाम वो लव इसलिए है क्योंकि उसके बारे में जो बताने वाले व्यक्ति हैं वो थे एच.डी. लव। एच.डी. लव ने उसके बारे में बताया, उसके प्रभाव बताए, तो इसलिए उसका नाम जो है उन एच.डी. लव के नाम पर लव तरंग हुआ। लव तरंग को हम बोलते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव इसलिए क्योंकि वो वही लव तरंग जो है बाहर निकलकर जो सरफेस पर, जो पृथ्वी के तल पर जो नुकसान पहुंचाती है वही लव तरंग पहुंचाती है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी के इनके जो गुण हैं, कुछ इनकी विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है। जैसे प्राइमरी तरंग है, प्राइमरी तरंग की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की इसकी प्राइमरी तरंग की जो है स्पीड होती है। और जो डैमेज है सबसे कम करता है। स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा है लेकिन जो डैमेज है, जो नुकसान है, इससे सबसे कम होता है क्योंकि ये बॉडी वेव है। प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी वेव है। बॉडी वेव में भी इसकी तरंग सबसे ज़्यादा है और जो सेकेंडरी है तरंग है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे थोड़ा ज़्यादा नुकसान इससे होता है, लेकिन इसमें जो प्राइमरी तरंग है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, उसकी जो डैमेज है, नुकसान है, वो सबसे कम होता है। ये प्राइमरी तरंग जो है वो होती है अनुदैर्ध्य प्रकार की और सेकेंडरी तरंग होती है अनुप्रस्थ प्रकार की। अब ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या है। जब तरंग इस दिशा में देखिए, जैसे यहाँ से ये तरंग उत्पन्न हुई, यदि तरंग इस तरह से ये चलती है, इसको बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे ध्वनि जो साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंग चलती है उस तरह से। और यदि यही तरंग जो है, यही तरंग 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री के बजाय यानी कि समकोण में जाए, तो इसी को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग। तो जो प्राइमरी तरंग है वो किस टाइप की होती है, अनुदैर्ध्य यानी कि ध्वनि तरंग जिस तरह की होती है उस तरह की तरंग प्राइमरी होती है जो इस तरह से गति करती है। और जो सेकेंडरी तरंग है वो 90 डिग्री की जाती है यानी कि समकोण बनाती हुई चलती है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। अभी जो प्राइमरी तरंग है, प्राइमरी तरंग जैसे 3 माध्यम होते हैं, एक ठोस हो सकता है, एक तरल हो सकता है और एक गैस हो सकता है। ये तीनों मीडियम में गति करती है। ऐसा नहीं कि यदि कहीं से प्राइमरी जो तरंग है वो उत्पन्न हुई और उसके बीच में कोई वाटर आ गया, कोई लिक्विड आ गया तो ये रुक जाएगी। ये तीनों माध्यम से समान गति से स्पीड करेगी। जबकि जो सेकेंडरी तरंग है, सेकेंडरी तरंग केवल सॉलिड में, सेकेंडरी सॉलिड एस और एस, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। जो सेकेंडरी तरंग है वो केवल गति करेगी सॉलिड में। यदि उसके बीच में, यदि वो कहीं से उत्पन्न हुई और उसके बीच में कोई लिक्विड आ जाता है, कोई तरल आ जाता है, तो उसकी गति वहीं जो है समाप्त हो जाती है। ये सॉलिड में, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में होती है। अब ये जो लव वेव है सबसे मोस्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये है क्योंकि ये सरफेस वेव है। सरफेस पर आकर जो तबाही मचाती है, जो आप देखते हैं कि भूकंप आने पर जो बिल्डिंग गिरते हैं या जो नुकसान होते हैं, रोड फट जाते हैं, वो यही करती है। अब ये तीनों जो माध्यम है उनसे होकर निकलेगी। ना इसको सॉलिड से मतलब है, ना इसको लिक्विड से मतलब है, ना इसको गैस से मतलब है। जो भी से माध्यम मिलेगा ये उसको निकलती हुई जाएगी और जो तबाही है वो तबाही के निशान जो है अपने पीछे छोड़ती हुई जाती है। अब ये लव वेव जो है, लव वेव में जैसे मैंने बोला था कि ये 3 तो ब्रॉडली वे में ये 3 टाइप की होती है, लेकिन इसको यदि हम संक्षिप्त रूप से देखें या इसको हम एक अलग उससे परिभाषित करें तो इसी को, लव वेव को 2 और तरंगों में विभाजित किया जाता है। लव वेव में जो पहली तरंग है उसको रेले तरंग बोलते हैं और जो दूसरी है उसको लव तरंग बोलते हैं। अब ये रेले और लव क्या है, इसमें भी बेसिकली इसके मूवमेंट के कारण, कि इनका मूवमेंट किस तरह का होगा उसके आधार पर इनको जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे जो रेले हैं, रेले तरंग को आप उस तरह से देख सकते हैं कि जैसे आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं और उस पर आप मतलब कंकर फेंकते हैं, और जो कंकर फेंकने पर जो लहरें बनती है, जो वेव बनती हैं, वो इस टाइप की तरंग होती है जिनको रेले तरंग बोलते हैं। अब जो वही उस तालाब में जो तरंग है, जो तरंग 90 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर चलती है, उसको हम लव तरंग बोलते हैं। तो ये लव तरंगों का जो उदाहरण है। अब ये इसमें जैसे जो तल है, हमारी जो पृथ्वी का ये तल है जहाँ से ये उत्पन्न होती है, वो हमने देखा कि लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब ये जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ ये जाकर जो है क्या प्रभाव डालती है, जिसे इसमें एक और ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो क्या है, वो ये है जैसे जो हमारी पृथ्वी है उसकी एक हमने ये अनुप्रस्थ काट ली है। अनुप्रस्थ काट में हमने देखा कि जो ऊपरी भाग है जो 33 से 35 किलोमीटर का होता है वो क्रस्ट होता है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है, और मेंटल के बाद नीचे
6400 किलोमीटर तक, लगभग 6380 जो इसकी पृथ्वी की रेडियस है वहाँ तक जो है कोर होता है। अब ये कोर को हम दो पार्टों में बांटते हैं। कोर को दो पार्टों में बांटते हैं। जो ऊपरी जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक का होता है, वो लिक्विड फेस में होता है। यानी कि जो पृथ्वी पर जैसे आप नीचे जाएंगे वहाँ पर आपको पृथ्वी जो है लगभग तैरती हुई अवस्था में या द्रव अवस्था में मिलेगी, वो यही है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक। अब ये सवाल यहाँ पे ये उठ सकता है, जैसे ये लिक्विड में है जबकि इसके नीचे का पार्ट सॉलिड में है। अब ये सवाल उठ सकता है कि ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है। लिक्विड फॉर्म में ये इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे यदि हम पृथ्वी पर कोई हम एक तरीके से बोर करते हैं, कोई छिद्र हम करते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। वृद्धि वो कितनी होती है? वो वृद्धि होती है 32 मीटर। यदि हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी के तल पर तापमान 20 है तो 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो टेम्परेचर में इतनी वृद्धि होती है कि वो इस स्थान पर जाकर इसको पूरी तरह से गला देता है, लिक्विड फॉर्म में ले आता है। अब यहीं पे एक सवाल और उठ सकता है यदि आप ध्यान देंगे तो, कि यदि यहाँ पर ये लिक्विड में है, इससे नीचे तो और ज़्यादा तापमान होना चाहिए, तो फिर ये सॉलिड अवस्था में क्यों है? उसका जो कारण है, उसका कारण ये है कि जो सॉलिड अवस्था ये है, इस पर टेम्परेचर तो बेशक यहाँ ज़्यादा है और ये ज़्यादा लिक्विड अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेशर है, ऊपर से जो दबाव पड़ता है, अब वो दबाव के कारण वो उसको इतनी तरह से कंप्रेस कर देता है, उसको भींच देता है कि जो लिक्विड फॉर्म है वो ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होकर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जैसे आप यदि कोई ऐसी चीज़ ले जो लिक्विड अवस्था में है, उस पर आप प्रेशर डालेंगे बहुत ज़्यादा तो वो इकट्ठी हो जाएगी और इकट्ठी होकर सॉलिड अवस्था में पहुंच जाती है। वो वही कंडीशन इसके साथ है यहाँ पे। अब ये हमें जैसे ये पता कैसे लगता था कि यहाँ पे ये लिक्विड अवस्था है, क्योंकि आदमी तो यहाँ तक जा नहीं पाया। आप बहुत ज़्यादा करके कुछ ही किलोमीटर तक का आदमी जो है गड्ढा कर पाता है। अब ये 2900 किलोमीटर पर जाकर 5100 किलोमीटर पर जाकर हमने कैसे पता लगाया कि यहाँ ये लिक्विड अवस्था में है? कैसे हम बेसिकली ये जो तरंगे हैं, इन्हीं तरंगों के आधार पर हम जो है इसका पता लगाते हैं। वो कैसे? जैसे हमें पता है कि जो सेकेंडरी तरंग है, सेकेंडरी तरंग केवल कहाँ जाती है? सॉलिड में जाती है। और यदि इसके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है, इसके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जो लिक्विड में है, वहाँ ये गति करेगी नहीं, वहाँ से ये वापस हो जाएगी। तो जब हम कोई तरंग ऐसी भेजते हैं या तरंग कोई ऐसी जाती है तो सेकेंडरी तरंग यहाँ पर जाकर वापस हो जाती है और इसमें गति नहीं करती। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने किलोमीटर एरिया के बाद कोई ऐसी जगह है जो लिक्विड अवस्था में है, इसीलिए सेकेंडरी तरंग वहाँ गति नहीं कर पा रही है। इस तरह से इन सेकेंडरी या प्राइमरी जो तरंगे हैं या लव तरंगे हैं, उसके हिसाब से हम पृथ्वी की जो ये करैक्टरिस्टिक है कि कहाँ पर ये लिक्विड फेस में है, कहाँ पर ये जो है सॉलिड फेस में है, उसका हम पता लगाते हैं। अब इसी में जैसे ये है कि जो भूकंप है वो होते कितने प्रकार के हैं। जैसे आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक। जब प्लेट में हलचल होती है, वो प्लेट में कैसे हलचल होगी उसको हम देखेंगे। एक भूकंप होते हैं जब ज्वालामुखी फटते हैं, पर ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो फटते हैं, वहाँ से जो लावा बाहर निकलता है, वो एक तरह के वो भूकंप होते हैं। एक तरह के ये भूकंप होते हैं माइंस। ये कैसे होते हैं? जैसे आपने अक्सर कभी ना कभी न्यूज़ में ये पढ़ा होगा कि वहाँ किसी जगह कोई खान थी, वो कोलैप्स हुई और मज़दूर वगैरह दब गए। वो यही है। इसमें क्या होता है, जैसे हम खान हम बनाते हैं, जैसे आप मेट्रो का आप उदाहरण दिल्ली मेट्रो का ले सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि उसको नीचे से हमने जो है खोद कर एक खाली होल बना दिया। अब यदि वहाँ से जो हलचल होती है, जो उसके ऊपर का एरिया है, जो उसके ऊपर जो मिट्टी है या उसके ऊपर जो वजन है, वो सब धंस जाता है। उस तरह के भूकंप को हम बोलते हैं माइंस भूकंप। अब एक भूकंप होता है डैम्स वाला। डैम्स वाला कैसे? जैसे जो ये बांध होते हैं जिसको डैम्स बोलते हैं, इस पर बहुत सारे जो एरिया का पानी जो है वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अब जब बहुत जगह का पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो वो जो सारा प्रेशर है वो पृथ्वी के एक निश्चित स्थान पर या एक निश्चित क्षेत्र में उस प्रेशर को लगाएगा। जब वो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि ये उस तरह से, जैसे अब किसी छोटी सी ऑब्जेक्ट पर या किसी छोटे से बच्चे पर या किसी छोटी सी वस्तु पर किसी भारी चीज़ को बिठा दे तो जो उससे प्रेशर पड़ता है या उस पर जो हलचल उत्पन्न होती है वो यही है कि बहुत सारा पानी है,
जगह जगह का पानी आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया, उस पर प्रेशर पड़ा, जो उस प्रेशर के कारण जो हलचल उत्पन्न होती है, उसके कारण जो तूफान आते हैं या उसके कारण जो बांध आते हैं, वो उसको हम डैम्स बोलते हैं। यही सुनामी में है। जब जो भूकंप है लगभग 8 तीव्रता का, 7.8 से अधिक जो तीव्रता होती है, वो तीव्रता भी हम आगे पढ़ेंगे। जब उतनी तीव्रता का भूकंप यदि समंदर में आता है और उसके कारण जो तबाही होती है, उसी को हम सुनामी बोलते हैं। अब ये जैसे देखा कि ये तरंगे जो है निकली, अब ये तरंगे आखिर छोड़ के कौन जा रहा है? कि ऐसा तो है नहीं कि तरंगे कोई आया और वहाँ पे छोड़ के चला गया। आखिर तरंगे उठ क्यों रही है, तरंगे निकल क्यों रही है, रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न जानने से पहले हमें एक छोटा सा एक टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि प्लेट जो है, प्लेट किस तरह से कार्य करती है। बेसिकली जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ते हैं तो प्लेट हमने पूरी जो पृथ्वी है उसको 7 बड़ी प्लेटों में बांटा है। 7 मेजर प्लेटें हैं। वो प्लेटें कौन सी हैं? एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है 3, और एक साउथ अमेरिकन प्लेट है, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, एक पैसिफिक प्लेट है और एक अंटार्कटिका प्लेट है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। ये प्लेटें आपस में जो है गति करती रहती है, और बाकी बहुत सारी जैसे कोकोस है, नज़ाका है, कैरिबियन है, एसुंडा है या फिलिपाइन है, ये और बहुत सारी लगभग 20 से अधिक जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं। हम मतलब फोकस करेंगे इन बड़ी प्लेटों पर। अब ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें जो है आपस में गति करती रहती है। जैसे जो गति ये करती हैं, अब ये गति क्यों करती हैं, गति इतनी जो भारी प्लेटें हैं ये गति किस तरह करती है, उसको भी हम आगे जानेंगे। जो ये प्लेटें हैं, प्लेटों में जो गति है, जो मूवमेंट होता है इनमें बेसिकली 3 तरह का मूवमेंट होता है। अब उस मूवमेंट के कारण ही, उस मूवमेंट में जो हम अभिसरण है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, उस अभिसरण के कारण ही सुनामी और तूफान जो है या भूकंप जो है या ज्वालामुखी पर्वत जो है वह फटते हैं। पहले हम अपसरण को देखते हैं, रूपांतरित को देखेंगे, फिर हम अभिसरण जो हमारा टॉपिक है, जो मेन है, जिसके कारण जो सारा विवाद है, जिसके कारण सारा जो ये टॉपिक हमने पढ़ा वो है। जैसे अपसरण है, अपसरण में गति प्लेट 2 प्लेटों की तरह होती है। जैसे आप ये देखेंगे, ये अफ्रीकन प्लेटें हैं। अब ये देखिए, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पर नज़ाका प्लेट है या पैसिफिक प्लेट है। तो अपसरण गति में क्या होगा? अपसरण गति में जो 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। दूर जाएंगी मतलब देखिए, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये एक दूसरे से इस तरह गति करेंगे। ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये साउथ अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका प्रभाव क्या होता है? जब ये इस डायरेक्शन में जाती है तो बीच में जो है खाई बन जाती है, और जब बीच में खाई बन जाती है तो उस खाई से मैग्मा या ज्वालामुखी लावा निकलता है, जो नई जो परत होती है, जो नई पृथ्वी का तल होता है, उसका निर्माण करता रहता है। ये थी अपसरण गति। अब जो एक और गति है, एक गति है रूपांतरित गति। रूपांतरित गति, जिसे यदि मैं आपको रूपांतरित गति को आसानी से समझाने की कोशिश करूं, अपसरण में देखा आपने कि 2 प्लेटें हैं, इस तरह से जा रही हैं। जो रूपांतरित गति है, रूपांतरित गति में ना ये ऐसे जाती है ना ऐसे आती है। रूपांतरित गति में ये इस तरह से गति करती है, और जब इस तरह से गति करती है तो आपस में दोनों में क्या होगा? इनमें दोनों में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और उस घर्षण के कारण जो वहाँ पर एनर्जी उत्पन्न होगी वो निकलेगी, वो भूकंप का कारण बनती है। और जो तीसरी गति है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो है अभिसरण गति। अब अभिसरण गति में क्या होता है? जैसे अपसरण में दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अभिसरण में क्या होगा? ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के करीब आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। अब ये पास आकर कैसे नुकसान करेंगे? जैसे महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट जो है वो हल्की होती है, महासागरीय प्लेट जो है भारी होती है। अब ये 2 प्लेटें जो है अभिसरण गति में एक दूसरे की तरफ आती है। अब जो भारी प्लेटें हैं, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे ऐसे धंस जाती है। जब वो ऐसे धंसेगी और उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वहाँ पर वो गलेगी, जिस क्षेत्र में वो गलती है उसको बोलते हैं परिविष्ठन जोन या सबडक्शन जोन। उस क्षेत्र में वो गलेंगी और वहाँ से गलकर जो है वो जिस एरिया में, जो पृथ्वी के जिस तल पर जो बाहर निकलती हैं, उसी को हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। वहीं से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि अब वो गलेंगी, अब वो एनर्जी उत्पन्न हुई वहाँ से, अब उसको एनर्जी को निकलने के लिए जगह चाहिए, वो जगह मांगती है, उसको ऊपर आसानी से जगह निकलने के लिए मिल जाती है, क्योंकि नीचे उसे बहुत ज़्यादा गति करनी पड़ती है। ऊपर वो आती है, ऊपर निकलकर जिस स्थान पर वो, यदि ज्वालामुखी पर्वत है तो वहाँ ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यदि कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह नहीं है तो वहाँ जो है भूकंप वगैरह आते हैं। अब यहाँ पर ये एक सवाल ये भी उठ सकता है
कि यदि ये जो प्लेटें हैं, इतनी भारी जो प्लेटें हैं, ये आखिर गति क्यों कर रही हैं, कैसे गति कर रही हैं? इतनी भारी भारी जो प्लेटें, इतनी भारी जो ज़मीन है या इतनी भारी जो टुकड़े हैं, वो कैसे गति कर रहे हैं? उसकी जो गति करने का जो कारण है, वो कारण है तापीय संवहन। तापीय संवहन क्या है? तापीय संवहन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप इसको देखें, ये प्लेट है, ये मतलब गति किस तरह से कर रही है मैं वो बताना आपको चाह रहा हूँ। ये प्लेट है, यहाँ पर ये मैंने वो बताया कि आपको ये एक दूसरे की तरफ आई और वहाँ पर एनर्जी हुई, वहाँ पर ये गली। अब जो वहाँ टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जो ताप उत्पन्न होता है, उस टेम्परेचर से जो हल्की, आपको पता है कि जो जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने से वो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं। जो तो टेम्परेचर ऐसे आता है, हल्का टेम्परेचर से ऊपर जाता है, फिर वो रास्ता इधर को अपनाता है, फिर वो नीचे जाता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है और एक साइकिल जो चलती है वो इसे मूवमेंट में लाती रहती है। इस तरह से जो तापीय संवहन है वो इस तरह से मूवमेंट कराती है। अब इसमें जैसे ये भूकंप है, जैसे जो सबडक्शन जोन है, सबडक्शन जोन से जो मैग्मा निकल रहा है, जो लावा के रूप में जो बाहर निकल रहा है, वो उसको कुछ क्षेत्रों में जो है उसको विभाजित किया गया है। बेसिकली जो मुख्य रूप से जो है वो 3 हैं। एक को बोलते हैं हम जो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, जिसको द रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो भूकंप है 68% भूकंप, 68% भूकंप जो है इसी एरिया में आते हैं। इसी एरिया में क्यों आते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लेट मिल रही है, यहाँ पर ये प्लेट इधर से आ रही है, ये इधर से प्लेट आएंगी, ये इधर से प्लेट आएंगी, दोनों एक दूसरे में समाएंगी और वहाँ प्रेविस्टन जोन बनेगा, सबडक्शन जोन बनेगा, वहाँ से फिर वो ऊपर जाएंगी। तो उसको पानी भी यहाँ से मिलता रहता है और यहाँ से ये प्लेट भी मिलती रहती है। तो इस तरह ये सारी जो कंडीशन है, ये इसको द रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तूफान भूकंप जो है वो आसानी से आते रहते हैं। दूसरी जो बेल्ट है, दूसरी को बोलते हैं हम मिड बेल्ट। 21% भूकंप जो है इस एरिया में आते हैं। ये जो लाल सागर है, भूमध्य सागर है, ये वाला जो एरिया है जो हमारे यहाँ से शुरू होकर हमारे ये हिमालय तक जाता है, इसको बोलते हैं हम 21। यहाँ पर 21% भूकंप आते हैं। जो एक और एरिया है वो एक जिसमें 1% भूकंप आते हैं, वो ये अफ्रीका वाला एरिया है। इसमें लगभग 1% भूकंप इस पर आते हैं। अब ये जैसे भूकंप आते हैं, या भूकंप की हमने जो है क्रियाविधि सारी जानी। अब ये भूकंप जो है, आपने कुछ वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि भूकंप, जैसे अभी टर्की में जो भूकंप आया था, कि उसके भूकंप के आने से पहले कुछ जानवर जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं। तो उसको लोग ये कहते हैं कि इनको पहले एहसास हो गया था। वो एहसास क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो मानव है, जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की एक क्षमता होती है, हम वॉइस को एक लिमिट तक सुन पाते हैं। जो वो लिमिट है हमारी, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यदि इससे ज़्यादा ध्वनि है या इससे कम ध्वनि है तो हम उसको सुन ही नहीं पाते। जो इससे कम ध्वनि होती है उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जो ये नीचे इस बीच में जो ध्वनि है उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब जो भूकंप है, भूकंप के जो दौरान जो तरंगें उत्पन्न होती है, वो तरंगें उत्पन्न होती है 20 हर्ट्ज से कम वाली, यानी अपश्रव्य तरंगे। अब कुछ जानवरों में, जैसे कुत्तों में, व्हेल में, या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इस ध्वनि को सुन लेते हैं, और जब वे इस तरह की ध्वनि कभी कभार या मतलब बहुत समय बाद वो सुनते हैं तो इसीलिए वो आवाज़ करते हैं, इसलिए वो भौंकते हैं, इसलिए वो रोल मचाते हैं। तो वो इस ध्वनि को सुनकर उनको आभास होता है कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी प्रकृति में हो रही है, तो वो उनको उसका एहसास होता है। अब ये जैसे भूकंप है, अब भूकंप को मापने के कुछ पैमाने भी हैं कि भूकंप, आप देखते होंगे कि इतनी तीव्रता का भूकंप आया। बेसिकली जो भूकंप है, आज तक जो दुनिया में सर्वाधिक जो भूकंप आया वो 1960 में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था चिली में। 8 तीव्रता का भूकंप बहुत मतलब घातक माना जाता है, वो था 9.5 तीव्रता का। अब ये जो पैमाने हैं, इसमें 2 पैमाने हैं। एक पैमाना है रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर जो पैमाना है वो 0 से 10 के स्केल पर चलता है। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने इसको बनाया था। इस पैमाने के आधार पर हम ये गणना करते हैं कि जिस स्थान पर वो तरंगे निकली है वहाँ उसकी तीव्रता जो है, ऊर्जा जो है जो निकली है वहाँ से, वो कितनी है।
जो दूसरा पैमाना है वो है गहनता के आधार पर जो मापते हैं, जिसको हम बोलते हैं मर्केली पैमाना या मर्केली पैमाना। ये रेखीय टाइप का पैमाना है। ये कैसा पैमाना था? ये लोगरिथमिक पैमाना था। ये जो गहनता वाला पैमाना है जिसको मर्केली पैमाना कहते हैं, ये पैमाना है रेखीय टाइप का। ये 1 से लेकर 12 जो रोमन अंक है उसके आधार पर कार्य करता है। इसको खोजा था 1902 में, इसको बनाया था। गहनता तीव्रता जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है। गहनता है कि जान माल पर या पृथ्वी पर जो मानव पर उसका नुकसान कितना ज़्यादा है, उसको हम मापते हैं गहनता के आधार पर। अभी ये सारे चीज़ें हमने जो है पढ़ने की कोशिश करी कि कैसे जो है कहाँ से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, अब तरंगें उत्पन्न होकर कहाँ को ये गति करती हैं, कितने टाइप की ये तरंगें होती है, जैसे PSL हमने वो देखा। अब ये नुकसान क्या क्या कर सकती है, कितने टाइप के भूकंप होते हैं, इन सब को हमने जो है करने की आज आपके साथ कोशिश की है। आशा करता हूँ कि जो टॉपिक है, जो भी हमने पढ़ा है,